नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। आज की चर्चा को आप हमारे विस्तार न्यूज के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ देख सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स में मुगल से लेकर टिप्पू सुल्तान तक की चर्चा हो रही है। चर्चा क्यों हो रही है, उसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। प्रदेश में कांग्रेस संगठन विस्तार की तरफ बढ़ रही है। संगठन विस्तार में भी तमाम तरीके के विवाद बवाल देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जिला अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए केंद्रीय संगठन ने नया फार्मूला लागू किया है, उसके बाद हलचल है। इन सभी विषयों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता शताब्दी पांडे जी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल अमित जी से करूंगा। अमित जी, कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर पर्यवेक्षक पहुंचे हैं और बहुत सी जगहों पे हम विवाद की स्थिति देखते हैं। उस विवाद से कांग्रेस कैसे निपट पाएगी, क्योंकि जिला अध्यक्षों को बहुत ताकतवर बनाया जाने की बात कही जा रही है और उसके बाद से हर बड़ा नेता अपने या अपने करीबी को जिलाध्यक्ष बनाना चाहता है। अमित जी। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि रायपुर में आज ये सिलेक्शन की मीटिंग थी और निश्चित तौर पे कुछ नेताओं को उसमें पर्यवेक्षक से बात करने का अवसर मिला। उसमें मैं भी था। हम लोग को अपनी बात रखने के लिए और कौन बन सकता है और कौन संभावित उम्मीदवार होना चाहिए, बहुत से मुद्दों पे हमसे राय भी ली गई और हम लोग ने अपनी राय बताई भी संगठन से जो प्रभारी आए हैं। और ऐसा कोई भी विश्वास रखिए, मुझे लगता है कि भ्रम की राजनीति और झूठ की राजनीति बहुत ज्यादा देर चलती नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज पूरे टाइम मैं डीसीसी में था और ऐसा कुछ भी देखने को मृगेंद्र जी नहीं मिला। मुझे लगता है कि आपका तो विस्तार चैनल खबरों को विस्तार से बताने के लिए खूब प्रसिद्ध भी है, लेकिन मुझे लगता है कि आज शायद कुछ चूक हुई है, क्योंकि ऐसा कुछ भी कांग्रेस भवन में रायपुर में कम से कम देखने को नहीं मिला। और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ तो मैंने कहा बीजेपी बहुत कहती है सी कि जगहों पे, मेरा स्पेसिफिक रायपुर से मामला नहीं था, स्टेट की बात कर रहे हैं। बहुत सी जगहों पे हुआ है। अजय सिंह लल्लू जो यूपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, भूपेश बघेल जी के घर गए, वहां विवाद की स्थिति आई। केंद्रीय संगठन ने नोटिस दिया। तमाम जिलों में अलग अलग तरीके से विवाद की स्थिति बन रही। मेरा उस पर कहना था। हमारे पास जानकारी है, आप रायपुर की कह रहे हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। जी जी, देखिए ठीक कहा आपने। मैं समझने में कुछ हेर फेर हो गई होगी, क्योंकि मैं रायपुर की ही बात कर रहा था, क्योंकि मैं वहां पर पूरे टाइम आई वाज प्रेजेंट एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर पे देखिए ऑब्जर्वर आए हैं, और एक तरफ तो जो भाजपा कहती थी कि कांग्रेस अब खत्म की ओर है, तो बता दूं 40-40 आवेदन, असंख्य लोग और एक एक व्यक्ति कांग्रेस का अध्यक्ष बन के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहता है। और मैंने देखा कि आज जो उत्साह का वातावरण डीसीसी में था, लगातार आप ऐसे हमारे नेता जो है, क्योंकि मेरा अपना खुद का ये लेकिन मानना है जी। आप लोगों के उत्साह को बीजेपी कह रही है कि ये लोग अंग्रेज हैं, ये लोग जो है मुगल सल्तनत की बात कर रहे हैं। शताब्दी जी, क्या मामला है? अमित जी कह रहे हैं कि हम लोगों में बहुत उत्साह है और भाजपा और बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये मुगल सल्तनत के लोग हैं और तमाम चीजें हैं। देखिए, मेरे छोटे भाई अमित जी का काम है अपने पार्टी का पक्ष रखना, और वो फिर वकील भी हैं। वो अपने तरीके से अपने तर्क रख रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और सबको सब समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस प्रकार की फूट, जिस प्रकार की गुटबाजी थी, इसी को जब पायलट नहीं संभाल पाए तो ऑब्जर्वर वाली बात आई। और फिर ऑब्जर्वर आने से भी बात ये हुई कि कहीं ना कहीं दबाव, कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल ऑब्जर्वर हैं उनको बाहर बैठा देना, ये सारी बातें जनता के सामने है। मुगल और अंग्रेज कहने की बात यह है कि यहाँ कहीं ना कहीं दरबार और दरबारी, ये प्रथा बहुत जबरदस्त तरीके से कांग्रेस में देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल साम्राज्य में एक परिवारवाद था, केवल उनका परिवार ही पूरा राज करता था। कांग्रेस की का इतिहास अगर हम देखेंगे तो मुगल साम्राज्य के जैसा है, मुगलों के जैसा है। उनका ही एक परिवार, उसका दबदबा होना चाहिए। और ये जो ऑब्जर्वर वाली जो नीति लाई गई है, ये भी इसी से रिलेटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने हाथ में कंट्रोल रखना चाहते हैं। यहाँ के लोगों पर, यहाँ की पीसीसी पर, यहाँ के वैद्य जी पर, यहाँ के अन्य लोगों पर उनको कोई विश्वास नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने दूत भेजे हैं। तो ये इस प्रकार से, तो जिस प्रकार से मुगल साम्राज्य में दरबारियों का कोई हैसियत नहीं होती थी, वही यहाँ पर हमारे कांग्रेस के जो कार्यकर्ता, उनकी कोई हैसियत
नहीं समझी जा रही है इन ऊपर बैठे हुए आकाओं के द्वारा। ठीक है। अंग्रेज अमित जी इसलिए कह रहे हैं कि फूट डालो और राज करो, तो ये अपने आप इन्होंने पहले तो गुटों में बांट दिया और फिर ये ऊपर बैठकर राज कर रहे हैं। तो ये हमारे तरफ से ये बात कही जा रही है और ये सब देख रहे हैं। ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। दोनों चीजों का अमित जी आप जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब बीजेपी के नेताओं के पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहता और मुद्दों को ध्यान भटकाना होता है तो वो टीपू सुल्तान और मुगलों की बात करते हैं और मुद्दों को ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरी बड़ी बहन मैं बहुत सम्मान करता हूँ दीदी का, लेकिन दीदी ने अभी कहा कि यहाँ के स्थानीय नेताओं पे भरोसा नहीं था, इसलिए ऑब्जर्वर भेज दिया गया, प्रभारी भेज दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपके नितिन नवीन जी आते हैं, मतलब आप लोगों के ऊपर भरोसा नहीं है क्या पार्टी को कि उनको भेज दिया जाता है? या आप चिंतन शिविर जो करते थे, आपकी पुरंदेश्वरी जी जो आती थी, बाद में वो चिंता का शिविर बन जाता था, शायद आप उसे याद कर रही है, मुझे ऐसा लगता है दीदी। लेकिन मैं फिर कह दूं, या आज आप बिहार में जिस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जी को आपने भेजा है, तो क्या स्थानीय नेताओं पे आपको भरोसा नहीं है क्या कि आप दिल्ली से भेजें? और अभी दीदी कह रही थी, तो मैं आप बताना चाहता हूं कि कह रही थी कि कांग्रेस में तो ऐसा है वैसा है। देखिए, जिस पार्टी में पर्ची से मुख्यमंत्री बना दिया जाता हो और रातों रात नाम बदल दिया जाता हो, सर्वे के बाद 11 के 11 लोकसभा के प्रत्याशी बदल दिया जाता हो और वहां के प्रभारी तक को नहीं पता हो, उस पार्टी के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना है। जनता दीदी वो भी देख रही है। लेकिन फिर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने जैसा कहा ना कि ऐतिहासिक किरदारों का जो दुरुपयोग बीजेपी करती है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने जैसा कहा कि जब सरकार जवाब नहीं दे पाती तो नए नए हथकंडे अपनाती है, कभी मुगल, कभी अंग्रेज। हम चुनाव में भी देखते हैं, कभी मंगलसूत्र आ जाता है, कभी भारत, कभी पाकिस्तान, और कभी शमशान, कभी कब्रिस्तान। आप ज्वलंत मुद्दों पे तो आपकी हिम्मत ही नहीं होती चुनाव लड़ने की। आप लड़ते नहीं कभी बेरोजगारी पे, आप लड़ते नहीं कभी महंगाई पे। अच्छे दिनों का इंतजार करते करते डबल इंजन में डबल ट्रबल आ गया, आप बताइए। और अब तो नए नए उत्सव, मैनेजमेंट गुरु लोग हैं इन लोग। और बताओ मैं आपको कि जिस प्रकार से जनता को विकास चाहिए, इतिहास की बहस नहीं चाहिए मृगेन जी। और मैं फिर कह दूं कि कानून का भय, और लगातार जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि आपके पास जब मुद्दे नहीं होते तो ये डबल इंजन सरकार की नाकामी को कैसे छुपाया जाए, तो नए नए वर्डों का वो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं अपने नेताओं के द्वारा। और देखिए, कौन कहता है जिनके ऊपर आपको स्वास्थ्य विभाग की जवाबदारी है? स्वास्थ्य विभाग ऐसी वेंटिलेटर पे है, आप उस पर कुछ कहना नहीं चाहते। आप हॉस्पिटल में कम और शराब दुकानों में ज्यादा आप जाते हैं स्वास्थ्य सर्वे मंत्री करने कह के लिए रहे और हैं कि देखने के लिए। कांग्रेस सरकार में जो घोटाले हुए उसकी परत दर परत खुलेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, उन्होंने ही कहा है। उस पर आपका एक जवाब लूंगा, लेकिन मैं शताब्दी जी के पास आता हूं। शताब्दी जी, लगातार अमित जी ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन प्रदेश में जो स्थिति है, कांग्रेस जब से सरकार से बाहर गई है, क्या लगता है कि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी के कारण इतने सारे विवाद हो रहे हैं? और दूसरा, जिन घोटालों की बात की जा रही है वो सिर्फ सरकार और उसके इर्द गिर्द रहे लोगों तक सीमित है, उसका नुकसान पूरी कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है? शताब्दी जी। निश्चित रूप से गुटबाजी का प्रभाव इतना ज्यादा देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल पूरी तरह टूट चुका है। 40-40 आवेदन आना भी इस बात का प्रतीक है कि आप देख लीजिए कि कितने ज्यादा यहाँ पर खींचतान है। वहीं दूसरी ओर मैं फिर ये कहूंगी, मेरे भाई ने कहा कि आपके यहाँ पर वो नहीं आते क्या, नितिन जी वगैरह। तो भाई देखिए, ये तो पार्टी के प्रमुखों के आने की प्रक्रिया होती है, लेकिन 17-17 ऑब्जर्वर बिठा देना और ऑब्जर्वर के द्वारा गुटबाजी को खत्म करने का प्रयास करना, स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं। और उसके बाद ये कहना कि उनके जो 20 कैटेगरी बताई गई है, उसमें सबसे बड़ी कैटेगरी आपराधिक किसी भी प्रकार के आपके ऊपर प्रकरण नहीं होना चाहिए। मुझे तो लगता है लेंस लेके ढूंढना पड़ेगा इनको, इनके कितने सारे कार्यकर्ताओं पर आपराधिक केसेस होंगे और बहुत मुश्किल पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर आपने कहा कि क्या घोटालों का प्रभाव केवल नेता और नेता के इर्द गिर्द के लोगों के ऊपर पड़ेगा या इसका प्रभाव पूरी पार्टी पर पड़ सकता है? देखिए, जनता देख रही है, जनता के लूट के पैसे को इन्होंने किस प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में, राजीव भवन में जमा किया और किस प्रकार से बड़े नेताओं तक पहुंचा, और न जाने वो कहां ऊपर तक पहुंचा है, ये भी परत खुलेगी। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि किस प्रकार से जनता के खून पसीने के कमाई को लूटा गया
और लूट कर उसकी बंदरबाट मचाई गई। और जितने भी आप घोटाले, आप देखिए गरीबों के घर को नहीं छोड़ा इन्होंने, सीजीएमएफ में अमानक दवाई को नहीं छोड़ा इन्होंने, कोयला नहीं छोड़ा, बिजली नहीं छोड़ी इन्होंने, सीजीपीएससी नहीं छोड़ा। हर जगह घोटाले, हर जगह घोटाले। तो इस प्रकार से जिन्होंने जो लूट मचाई, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं जनता पर पड़ रहा है। जनता देख रही है, जनता सब जान रही है, आने वाले समय में इसका प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से। जी, जनता सब कुछ देखती है। अमित जी आपके पास आऊंगा। अमित जी, अभी कल ही महादेव ऐप घोटाले में कुछ लोगों को जमानत मिली। उसके बाद कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित थे कि देखिए 2.5 साल में ये चार्ज स्टेब्लिश नहीं कर पाए, आप वकील भी हैं। क्या लगता है जमानत मिलने से कुछ फायदा होता नजर आ रहा है कांग्रेस को? क्योंकि बीजेपी लगातार घोटाले की बात करी। अभी शताब्दी जी भी कह रही थी कि घोटाले जो है पूरी कांग्रेस पार्टी को दीमक की तरह खराब कर रहे हैं। अमित जी। देखिए, जिंदगी वक्त के बहकावे में है और भाजपा के राज में हर व्यक्ति तनाव में है। और शताब्दी दीदी ने लगा दिया पानी पे तौबत, ये नहीं सोचा छेद तो उनकी नाव में है। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि लोकसभा और राज्यसभा को अगर मिला लेंगे 542 और दोनों को मिला के 776 जो सांसद होते हैं मृगेन जी, उसमें 60% आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। क्योंकि एसोसिएट फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो एडीआर कहता है, उसका कल ही उसका रिपोर्ट आई है। तो आपको मैं बता दूं कि 763 मौजूदा सांसदों ने जो शपथ पत्र दिया है, उसके हिसाब से ही मैं आपको बता दूं कि 398 सांसद जो हैं, उसमें से 98 सांसदों पर जो भाजपा के हैं उनके ऊपर आपराधिक केस दर्ज है। और लगातार अभी दीदी कह रही थी ये लेंस लेके घूमेंगे तो भी नहीं मिलेगा। फिर कहा आपने कि जिस प्रकार आप कटवा, हाथरस, लगातार ऐसे मैं नाम गिनाऊंगा कि जिनके साथ आपकी पार्टियां खड़े होती हैं, बृजभान सिंह जी, और लगातार ऐसे लोगों के साथ आपकी पार्टी खड़े होती है, तो निश्चित तौर पे आप लोगों को शायद लेंस ढूंढ के भी नेता नहीं मिलते, तब आप आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को आप आगे करते हैं। खैर मृगेन जी, मुझे लगता है कि आज विषांतर हो जाएगा, तो मैं अमित आपको भैया, मैं आपने जो प्रश्न किया, आपने जो प्रश्न किया उसका एडीआर की उत्तर दे देता हूं। देखिए, मैं एडीआर उत्तर की दे देता रिपोर्ट हूं। पर मैं आपने थोड़ा जो सा कहा, कहना चाहूंगा। एडीआर की रिपोर्ट पर मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। एडीआर की रिपोर्ट में गंभीर आपराधिक मामलों को देखें तो वो ठीक रहता है, क्योंकि आपराधिक मामले मतलब छोटी मारपीट भी हो गई तो आपराधिक रिकॉर्ड की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए आंकड़ा 60% 65% पहुंच जाता है। लेकिन गंभीर किस्म के अपराध जो हैं उसके आंकड़े थोड़ा कम है। अब जो जवाब देना चाह रहे थे वो दे दीजिए। जी, आपने अभी कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट से जो 12 लोगों को जमानत मिली है तो बहुत उत्साहित है कांग्रेसी। देखिए, कांग्रेसी क्यों उत्साहित होंगे आप बताइए? उन 12 में कोई कांग्रेसी है क्या? नहीं है। हमने तो कहा था ना कि महादेव ऐप में जब आपने आरोप लगाया और बाद में आप कोई सोनी को ले आते हैं, कहते हैं कि मैं ही मालिक हम हूं। तो नहीं। नहीं, मुझे नाम याद था, मैं जानबूझ के नहीं कह रहा था। सोनी जी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी की इमेज को टर्निश मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये काम भाजपाइयों को ही शोभा देता है, हम लोग को नहीं। मुझे नाम याद था। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो उस दिलेर आदमी को भी नाम मुझे उसका भी याद है, जो अपने नौकर की शादी में 200 करोड़ रुपए खर्चा कर दे। तो मुझे नहीं पता क्या फैक्ट है, आगे आएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, जरूर हमने उस समय भी कहा था कि आप अपने इस देश में पॉलिटिक्स ऑफ हैरेसमेंट चल रहा है मृगेन जी, और उत्पीड़न और प्रतिशोध की जो राजनीति चल रही है ना, कि प्रतिपक्ष में अगर आपके साथ कोई नहीं आता है तो आप उसे फंसा देते हैं और कहते भी हैं लोग। शताब्दी जी से जवाब ले लेते हैं। प्रतिशोध की राजनीति कह रहे हैं अमित जी कि पूरे देश में प्रतिशोध की राजनीति चल रही है। बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भाजपा बदला नहीं, बदलाव चाहती है और ये जनता चाहती है। जनता चाहती है देश में बदलाव हो। जनता चाहती है कि देश में जिस प्रकार का आज जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन लाया है मोदी जी ने, जिस प्रकार का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है मोदी जी ने, जनता वो चाहती है, क्योंकि बदलाव चाहती है। जिस प्रकार का कमीशन, करप्शन चारों तरफ कांग्रेस ने फैला रखा था, इसको बदलने के लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। मेरे भाई ने जो बात कही कुछ चंद शायरी में, तो मैं उनसे भी कहना चाहूंगी कि जमाना है हमसे, हम जमाने से नहीं, हमको बदल दे ये जमाने में दम नहीं। और यही है भाजपा की नीति, क्योंकि भाजपा पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ जनता के हित के लिए, सेवा के लिए, विकास के लिए कार्य करती है। इसलिए हमें ऐसी बातों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोकतांत्रिक जिम्मेदारी और जवाबदेही का निर्वहन कर रही है भाजपा, इसलिए आपका बौखलाना बहुत वाजिब है।
लेकिन ऐसा देखने को मिल रहा है शताब्दी जी, पिछले कुछ दिनों में लगातार मैं डिबेट कर रहा हूं और उन डिबेटों में आ रहा है कि बीजेपी जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उसको उस तरीके से डिफेंस नहीं कर पा रही है। ईडी, सीबीआई और तमाम चीजें कांग्रेस ये कहते हैं कि उनके उनके प्रवक्ता के रूप में। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि महादेव सट्टा ऐप मामले में कल 12 लोगों की जमानत हुई, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? क्योंकि उसमें ये आया है कि चार्ज फ्रेम नहीं कर पाए, बहुत लंबा समय, 2.5 साल का समय हो गया इनको जेल में रखे, इसलिए इनको जमानत दे दी जाए। नहीं, एक और वहीं दूसरी ओर आप देखिए ना, शराब घोटाले में और कई घोटालों में चार्जशीट प्रस्तुत हुई और जमानत नहीं मिली, तो उधर भी देखिए आप। तो ये कानून के सामने ये पारदर्शिता को झलकाता है। ऐसा किसी प्रकार का दबाव भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहेगा। ईडी का काम था, ईडी ने जांच की तो पेट में दर्द उनको क्यों हुआ जिनका कहीं ना कहीं से उससे संबंध था। मेरा ये कहना, ईडी को अपना काम करने दीजिए। ईडी ने जांच की, चार्जशीट बनाई और उसके बाद किसको जमानत मिली, किसको नहीं मिली। जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं होता, वो भी आप कानून के जानकार हैं, मैं भी विधि की विद्यार्थी हूँ, तो ये जमानत मिलने का अर्थ नहीं होता कि आप अपराध से मुक्त हो गए। जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि आपके तार किससे किससे जुड़े हुए थे। जमानत मिलने का अर्थ ये नहीं होता कि कांग्रेस का संरक्षण कितना हद तक महादेव ये ऐप के मामले में लोगों के साथ था। तो इस प्रकार से मेरा ये कहना है कि जितने और भी घोटालों में चार्जशीट प्रस्तुत हुई है, उनमें यदि उनको नहीं मिल रही है जमानत, तो उसके लिए क्या जवाब है? कहीं ना कहीं अपराधियों को न्याय के सामने झुकना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस को अपने आप को इससे जोड़कर क्या मिल रहा है, ये तो जनता देख रही है। अपने आप जोड़ लेते हैं, अपने आप को बिहार में बैठकर वहां से ट्वीट करते हैं। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मान लीजिए हेमंत चंद्राकर को ईडी ने किसी प्रकार से जांच के लिए दबाव बनाया, तो भूपेश बघेल को उसमें ट्वीट करने की क्या जरूरत है? अपने आप सिद्ध हो गया कि उनसे उनका क्या संबंध है, कृषि यंत्रों की खरीदी में उनका क्या लेना देना है। तो कितना भी हमारे भोले भाले प्रवक्ता बैठकर उनको बचाएं, इनकी क्या इनके साथ साठगांठ है और इनका कितना इनके साथ जुड़ाव है, ये तो जनता जान रही है, देख रही है, समझ रही है। ठीक है, अमित जी से जवाब ले लेते हैं। ईडी ने वैसे, हेमंत चंद्राकर ने आरोप लगाया कि ईडी उनको बार बार दबाव डाल रही है कि भूपेश बघेल का नाम लो और उनकी पिटाई की। अमित जी, 2-3 सवाल थे, सबका आप जवाब दे दीजिए, फिर चर्चा को आगे करते हैं। जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप कम से कम जो मेरी दीदी को आपने समय दिया उससे आधा भी देंगे समय, तो मैं सारी बातों को रख दूंगा। नहीं, आपको पूरा समय मिलेगा। सबसे पहले मैं दीदी के आखिरी सवाल का जवाब दे दूं कि जब हम प्रश्न उठाते हैं चंद्राकर पे, तो हमारे नेता क्यों ट्वीट करते हैं। ये उसी प्रकार से शायद दीदी को याद आ रहा हो, जब हम चुनाव आयोग पे प्रश्न उठाते हैं और बीजेपी के सारे नेता चुनाव आयोग के ऊपर आके प्रश्न हम जो करते हैं उसका जवाब चुनाव आयोग नहीं देता, बीजेपी के नेता देने लग जाते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, दीदी ने अभी बहुत ही विनम्रता के साथ कहा कि मोदी जी की तो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार पे नीति है। ये अजीब नीति है मृगेन जी। 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था भोपाल में, 3 दिन बाद उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। जिनका नाम उन्होंने लिया था बकायदा उसको अपने साथ रख के उप मुख्यमंत्री बना देते हैं। कैसी नीति है भ्रष्टाचारियों को मिलाने की। दूसरा, हेमंत विश्व शर्मा जी पे उन्होंने कहा था नारदा स्कैम में आरोपी हैं, उनको बना के सीएम बना दिए। ये तो आप बहुत बार बता दिए हैं। कंप्लीट, आपने दीदी को भी नहीं टोका था, मुझे याद है। तीसरा, शुभेंदु अधिकारी नारदा सारदा स्कैम में आरोपी हैं, देश के गृह मंत्री जी ने कहा था। इनके नेता प्रतिपक्ष हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि झूमते हैं नाग साने, जाना कैसी बीन है। इनका ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है साहब वो धूल के ही निकलता है। अरे साहब, ये भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? मतलब आपके साथ कोई आ जाए तो मिस्टर क्लीन, और अगर आपके साथ सरेंडर ना हो तो वो देश का सबसे बड़ा गद्दार, देशद्रोही, और लगातार आप उसको फंसाएंगे, प्रताड़ित करेंगे, और जैसे ही आपके साथ मिल जाता है तो उसकी 1,000 करोड़ की संपत्ति बाद में रिलीज हो जाती है। ये कैसी नीति है आपकी भ्रष्टाचार के खिलाफ? मुझको बताइए, मैं समझना चाहता हूं। 35 साल के राजनीतिक जीवन में मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि प्रवक्ता बैठ के बोलती है हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे कि ये भ्रष्टाचारी है, आज इनके लिए वो शिष्टाचारी कैसे हो गए, ये इनको बताना चाहिए। ठीक है, पॉलिटिक्स में ये सब होता रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उन नेताओं को भी अपने साथ लाती है जो लगातार जिनके ऊपर आरोप लगाते रहिए, दागदार कहते रहिए। आज की चर्चा को यहीं विराम देंगे। कल फिर किसी नए विषय को लेकर एक बार फिर हाजिर होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।